आज हम डिस्कशन करने वाले हैं टिश्यू के बारे में। बेसिकली टिश्यूज होते क्या हैं और इनकी फंक्शनिंग क्या होती है हमारी बॉडी में, आज हम वीडियो में यही चीजें जानेंगे। आई होप आप सभी लोगों ने एजुकेशन रेगुलेशन 2020 के अकॉर्डिंग डिप्लोमा इन फार्मेसी के न्यू सिलेबस को तो देख लिया होगा। उसमें बहुत सारी चीजें ऐड की गई हैं और बहुत सारी चीजें रिमूव की गई हैं। और सबसे अच्छी बात इस सिलेबस की है कि इसको सिस्टमेटिक कर दिया गया है। सिस्टमेटिक होने से ये होता है कि वो हमारी स्टडी में आसानी हो जाती है। अगर हम स्टडी करते हैं, कोई भी चीज सिस्टमेटिक होती है तो स्टडी करने में आसानी हो जाती है। तो आइए हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टिश्यू जो कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 है। इसके पहले चैप्टर नंबर 1 था जिसमें स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी था, और उसके बाद चैप्टर नंबर 2 सेल के बारे में डिस्कशन था। अब ये चैप्टर नंबर 3 है, टिश्यूज के बारे में है, जिसको हमने 3 लेक्चर्स में डिवाइड कर रखा है। आज इसका पहला लेक्चर है टिश्यूज के बारे में। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं टिश्यू के बारे में। बेसिकली टिश्यू होता क्या है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ टिश्यू, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ टिश्यू में सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम। स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, यानी कि टिश्यू की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। जैसे सेल होता है, सेल बायोलॉजी में सेल की स्टडी को क्या साइटोलॉजी बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। उसी प्रकार से study of tissue is called histology. The word histology was given by Mayer 1891. जो टर्म हिस्टोलॉजी है, हिस्टोलॉजी यानी टिश्यू की स्टडी को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। और हिस्टोलॉजी टर्म को सबसे पहले किसने दिया था, तो साइंटिस्ट आए थे मेयर साहब, जिन्होंने 1891 में दिया था इस टर्म को। नेक्स्ट, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी इज मार्सिलियो मालपिगी। द टर्म टिश्यू वाज कॉइन्ड बाय द बिचेट। ठीक है, ये चारों चीज जो हमने डिस्कस की है ये बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमसीक्यू में बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है, डायरेक्टली इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। तो एक बार आइए हम इसको रिवाइज करते हैं। स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, यानी कि टिश्यू की स्टडी को हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। और हिस्टोलॉजी टर्म सबसे पहले किसने दिया था, तो साइंटिस्ट आए थे मेयर साहब, 1891 में दिया था। इसके बाद फादर ऑफ हिस्टोलॉजी इज मार्सेलियो मालपिगी साहब थे। और नेक्स्ट द टर्म टिश्यू वाज कॉइन्ड बाय द बिचेट। और टिश्यू टर्म सबसे पहले किसने दिया था, तो बिचेट एक साइंटिस्ट है, उन्होंने सबसे पहले टिश्यू टर्म दिया था। अब जानते हैं डेफिनेशन ऑफ टिश्यू। डेफिनेशन ऑफ टिश्यू में हम डिस्कशन करेंगे टिश्यूज होते क्या है, टिश्यू का वर्क क्या है, इसके बारे में हम नीचे जानेंगे। लेकिन डेफिनेशन में सबसे पहले जानेंगे टिश्यूज होते क्या है। बेसिकली टिश्यू क्या होते हैं, टिश्यू आर द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल एंड परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन एंड सिमिलर ओरिजिन इंटरकनेक्टेड बाय द नॉन लिविंग इंटरसेलुलर मटेरियल आर मैट्रिक्स। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल होता है, यानी कि सिमिलर सेल का एक ग्रुप होता है जिसका ओरिजिन क्या होता है, सेम होता है, और जिसकी फंक्शनिंग क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू बेसिकली क्या होता है, सिमिलर ओरिजिन होता है, ठीक है, और सिमिलर सेल्स होती हैं और सिमिलर परफॉर्म करते हैं फंक्शन, उसे क्या बोलते हैं, टिश्यू। इसके अलावा इंटरकनेक्टेड बाय द नॉन लिविंग इंटरसेलुलर मैट्रिक्स आर मटेरियल, और वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। यानी सेल है, सेल अगर एक साथ जुड़ी रह रही है तो टिश्यू बना रही है। अब वो सेल कैसे जुड़ी रहेगी, यानी कि टिश्यू बेसिकली इंटरकनेक्टेड बाय द नॉन लिविंग इंटरसेलुलर मटेरियल आर मैट्रिक्स, यानी कि जो इंटरसेलुलर मटेरियल होता है उसी से हमारा जो टिश्यू होता है एक के साथ दूसरे साथ जुड़ा हुआ होता है, या उसे हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, सेल का एग्रीगेशन, सेल का एक तरह जुड़ा हुआ, उसके बाद जो भी हमारा जो टिश्यू है, एक टिश्यू दूसरे टिश्यू के साथ जुड़ा रहता है, वो किसके थ्रू जुड़ा होता है, तो इंटर सेलुलर मटेरियल और मैट्रिक्स के थ्रू जुड़ा होता है। तो एक बार का क्वेश्चन आया हुआ है कि जो टिश्यू होता है वो किसके थ्रू जुड़ा होता है, तो वो होता है मैट्रिक्स। उसका आंसर जाएगा क्या, मैट्रिक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट दूसरा पॉइंट हमारा है cell is the structure and function unit of the body and group of cell which is similar in origin, structure and function called tissues। बेसिकली उसी बात को फिर बोला गया है कि सेल द स्ट्रक्चर, इसको दूसरे लैंग्वेज को थोड़ी मॉडिफाई कर दीजिए, ध्यान से समझिएगा आप। सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये तो आप जानते ही हैं। बॉडी एंड ग्रुप ऑफ द सेल विच इज द सिमिलर इन ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल कॉल्ड टिश्यूज, यानी कि अगर सिमिलर ओरिजिन हो, सिमिलर फंक्शन हो और सिमिलर शेप हो तो उसे क्या बोलेंगे हम, बेसिकली टिश्यू बोलेंगे। ये हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ टिश्यू। टिश्यू बेसिकली क्या होगा, आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए एग्जांपल से समझते हैं टिश्यू होता क्या है। बेसिकली आप सभी लोगों ने गुलाब जामुन खाया होगा। गुलाब जामुन में बेसिकली क्या होता है, यानी कि गुलाब जामुन का एक पीस होता है, उसमें याद रखिए गुलाब जामुन के बहुत सारे पीसेज होते हैं और चाशनी होती है। चाशनी के अंदर गुलाब जामुन को डाल दिया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, अब ये जो गुलाब जामुन का जो पूरी लेयर हुई उसे क्या बोलेंगे हम, एक साथ जुड़ी हुई। अगर एक गुलाब जामुन के पीस को उठाएं तो वो क्या होगी, बेसिकली सेल होगी। ठीक है,
अगर वो पूरा एग्रीगेशन अगर देखें तो क्या हो जाएगा, टिश्यू हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे समझ, आप सभी लोगों ने देखा होगा गुलाब जामुन। तो इसी प्रकार से होता है, जो सेल का एग्रीगेशन होता है उसे क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। उसी प्रकार जो गुलाब जामुन का एग्रीगेशन हुआ है, यानी जो जो पीस का एग्रीगेशन हुआ है एक साथ, उसे क्या बोलेंगे हम, टिश्यू बोलेंगे। और जो चाशनी है उसे क्या बोलेंगे हम, इंटरसेलुलर मटेरियल, या उसको क्या बोलेंगे हम, मैट्रिक्स बोलते हैं। यही चीजें होती है बेसिकली हमारे सेल के अंदर। हमने आप लोगों को एक एग्जांपल लेके समझाया। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि बेसिकली टिश्यू होता क्या है। चलिए तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे अपने, क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू। क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू यानी टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहला टिश्यू क्या होता है हमारा, सबसे पहला टिश्यू है एपिथेलियल टिश्यू। सबसे पहला टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा टिश्यू हमारा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा क्या है, मस्कुलर टिश्यू। और चौथा क्या है, नर्वस टिश्यू। तो कई बार तो ऑप्शन में ऐसे कभी एमसीक्यू में 4 ऑप्शन देकर बोल देता है इसमें से कौन टिश्यूज हैं। तो आप लोग बेसिकली इसे याद रखेंगे, एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ये 4 टाइप के टिश्यू हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, हमारी बॉडी को फंक्शन परफॉर्म कराने के लिए। ठीक है, ये बेसिकली 4 टाइप के टिश्यू होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करने वाले हैं इसमें एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, एपी का मतलब होता है ऊपर। सबसे पहले आपने ये एपी का मतलब होता है ऊपर, जो सबसे ऊपर पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। ये तो नॉर्मल लैंग्वेज में जो सबसे पहले ऊपर पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू बोला जाता है। अब इसको समझते हैं। द वर्ड एपिथेलियल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द र्यूश। र्यूश यानी कि सबसे पहले जो एपिथेलियल वर्ड है एक साइंटिस्ट है र्यूश, उन्होंने दिया था। ये क्वेश्चन आया हुआ है र्यूश, यानी कि ये डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है। एपिथेलियल को जो इंट्रोड्यूस जो वर्ड है इंट्रोड्यूस किसने किया था, र्यूश साहब ने किया था। नेक्स्ट, एपिथेलियल टिश्यू प्रोवाइड्स द प्रोटेक्टिव कवरिंग टू द अदर टिश्यू। यानी कि हमने आपको बताया था ये सबसे ऊपर वाला टिश्यू होता है। तो अगर एपिथेलियल टिश्यू सबसे ऊपर वाला टिश्यू होगा तो वो उसके अपने नीचे वाले टिश्यू को क्या करेगा, कवरिंग प्रोवाइड कराएगा या प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा। तो बेसिकली क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू का वर्क यही होता है, एपिथेलियल टिश्यू प्रोवाइड द प्रोटेक्टिव कवरिंग टू द अदर टिश्यू, यानी कि अदर टिश्यू की प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अगला पॉइंट बात करें, the epithelial tissue is present on the basal membrane and lower the basal membrane connective tissue is present due to the involvement of the junction cell communicate with each other। क्या बोल रहा है बेसिकली, एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो बेसिकली बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू जुड़ा होता है। समझिएगा आप लोग, जैसे एक मान लीजिए बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन कोई एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू होता है। और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे वाले जो पार्ट होता है, नीचे वाले पार्ट पे क्या होता है, तो नीचे वाले पार्ट पे होता है कनेक्टिव टिश्यू। बेसिकली क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। समझ गए आप लोग, तो यही होता है एपिथेलियल टिश्यू। बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू में क्या हुआ, तो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, उसके ऊपर एपिथेलियल टिश्यू होता है और उसके नीचे क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। और बीच बीच में जंक्शंस प्रेजेंट हो गए हैं। जंक्शंस आप लोगों ने सेल्स में जंक्शन के बारे में पढ़ा हुआ था, सेल में जंक्शंस क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा था। तो वही सेल जंक्शन के कारण क्या होता है, सेल जो होती है उसमें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है, एक दूसरे के साथ क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। उसे उसे क्या बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हम, एपिथेलियल टिश्यू क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स। एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप में डिवाइड किया गया है, तो एपिथेलियल टिश्यू को बेसिकली 2 डिवीजन में बांटा गया है। एक होता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और एक होता है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में क्या होता है, जो सिमिलर सेल्स होती हैं, यानी कि एक सिमिलर टाइप की सेल्स होती हैं और सिंगल लेयर होगी, उसे क्या बोलेंगे हम, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू बोलेंगे। और एक कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू जिसमें बहुत सारी लेयर होगी, यानी कि बहुत सारी लेयर होगी टिश्यूज की, उसे क्या बोलेंगे हम, तो उसे बोलेंगे कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज बोलते हैं। अभी हमने एग्जांपल लिया था किसका, गुलाब जामुन का। अगर गुलाब जामुन की एक लेयर पड़ी हुई है चाशनी के ऊपर तो उसे क्या बोलेंगे हम, सिंपल। यानी कि इसी प्रकार टिश्यूज में होता है, अगर एक लेयर है तो उसे क्या बोलेंगे, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। अगर उसकी कई लेयर हैं, यानी कि गुलाब जामुन की कई लेयर हैं चाशनी के अंदर, उसे क्या बोलेंगे हम, कंपाउंड एपिथेलियम बोलेंगे। ठीक है, अब कभी कभी क्या, गुलाब जामुन के साथ अब रसगुल्ला भी मिक्स कर दीजिए आप, अगर मिक्स कर देते हैं आप तो 2 हो गई, 2 टाइप की सेल उसमें प्रेजेंट हो गई, लेकिन सभी क्या है, एक तरह से इंटरकनेक्टेड है, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि ओरिजिन लेकिन सेम ही रहेगा, सबका ओरिजिन सेम ही होगा, ये चीज आप याद रखिएगा। हमने एग्जांपल ले लिया है गुलाब जामुन और रसगुल्ला का, लेकिन ओरिजिन सबका सेम ही होगा, सिमिलर साइज ही होगी और फंक्शन भी दोनों सेम करेंगे। अब मीठे का काम क्या होता है,
ठीक है, तो अब मान लीजिए उसमें क्या है, उसी प्रकार से जो गुलाब जामुन का काम करेगा वही रसगुल्ला का काम करेगा, टेस्ट थोड़ा अलग होता है, बस आप लोग जानते हैं बेसिकली। तो चलिए कोई बात नहीं, ये तो हमने एग्जांपल देख लिया। आगे आप लोगों को बता दूं कि अभी हमने ये पहला लेक्चर है टिश्यूज का। इसके अलावा हमने चैप्टर नंबर 1 जो है स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो लेक्चर है उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा सेल्स का भी है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा इसके जो नोट्स हैं हमने अपनी वेबसाइट notescard.com पे अपलोड कर दिया है। आप वहां से डायरेक्ट जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, उसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको वीडियो की सहायता से यानी कि लेक्चर को देखते हुए आप उसको पैरेलली देखकर आप उसको समझ सकते हैं। तो ये जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने चैप्टर को डिवाइड किया है, उसमें पहला चैप्टर आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जिसका आपको notescard.com पे मिल जाएगा और वीडियो लेक्चर भी आपको हमारी यूट्यूब चैनल नोट्सकार्ड पे मिल जाएंगे। इसी प्रकार सेल का भी है। अब आगे बढ़ते हैं इस टिश्यू के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू बेसिकली क्या होता है? Simple epithelial tissue. The simple epithelial, a single layer of the cell called the simple epithelial tissue is divided into the 5 parts. ये क्या होती है? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? बेसिकली सिंगल लेयर होती है, सेल की सिंगल लेयर होती है, उसे क्या बोलते हैं हम? एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। इसमें सबसे पहला क्या है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम it consists of the one layer of the flat cell nucleus usually placed in the center of the cell। यानी कि इसमें क्या होता है? फ्लैट सेल्स होती हैं। इसमें क्या होता है? फ्लैट सेल्स होती हैं जो क्या होती है? अरेंज होती है एक सिंगल लेयर में। फ्लैट सेल होती है मतलब ये फ्लैट सेल्स किसमें या तो स्क्वायर हो सकती हैं, ठीक है, या रेक्टेंगुलर हो गई हैं, या कोई भी ट्रायंगुलर शेप, कुछ भी शेप हो सकता है उस सेल का। और वो क्या होता है? एक साथ जुड़ के एक सिंगल लेयर बनाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्क्वामस एपिथेलियम बोलते हैं। और जो इसका न्यूक्लियस होता है वो किसमें होता है? सेंटर में होता है। ठीक, नेक्स्ट अगला पॉइंट पढ़ते हैं। इट इज जनरली सिचुएटेड ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये कहाँ पे स्थित होती है? तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। आप लोग मैंने पहले बताया था बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ही क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू होता है। नेक्स्ट अगर बात करें, दीज आर प्रेजेंट इन द एल्वेओलाई ऑफ द लंग्स। अगर इसका ये एग्जाम्पल है, इसका ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। These are present in the alveoli of the lungs। जो हमारी लंग्स का एल्वेओलाई होती है उसमें कौन सा टिश्यूज प्रेजेंट होता है? तो आप लोग याद रखेंगे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। Henle's loop of the nephron, the inner lining of the heart and the inner wall of the blood vessels, etc। ये भी इसके अलावा ये भी एग्जांपल है। हेनले यानी लूप ऑफ हेनले जो होता है हमारा नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन का पार्ट होता है लूप ऑफ हेनले, उसमें भी स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इनर लाइनिंग ऑफ द हार्ट, जो हार्ट की इनर लाइनिंग होती है उसमें भी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम पाया जाता है। और इनर वॉल ऑफ द ब्लड वेसल की जो इनर वॉल होती है वो भी सिंपल स्क्वामस की बनी हुई होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। These cell help in the filtration exchange of the gases from blood and protect the structure। इसका काम मेनली क्या होता है? फिल्ट्रेशन का काम करती है। ठीक है, फिल्ट्रेशन का काम करेगी। नेक्स्ट एक्सचेंजिंग का काम करेगी, एक्सचेंजिंग ऑफ द गैसेस फ्रॉम द ब्लड एंड प्रोटेक्ट द स्ट्रक्चर। और किसी भी स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है? स्क्वामस एपिथेलियम का ही होता है बेसिकली। ठीक है, फिल्ट्रेशन का काम कैसे? आप लोगों को मैंने बताया कि एल्वेओलाई ऑफ लंग में यही प्रेजेंट होता है। और एल्वेओलाई का काम क्या होता है? फिल्ट्रेशन करना, यानी कि CO2 और O2 का जो फिल्ट्रेशन होता है वो कौन करता है? एल्वेओलाई ऑफ द लंग करती है। इस प्रकार ये क्या फिल्ट्रेशन का काम करती है और प्रोटेक्टिव का काम करती है। चलिए डायग्राम पे देखते हैं, इसको डायग्राम को एक बार देखें। तो डायग्राम देखें, ये हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये हो गया क्या? बेसिकली हो गया ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। आप लोगों को बताया था मैंने बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। इसके ऊपर ये हो गई स्क्वामस एपिथेलियल सेल, स्क्वामस एपिथेलियल सेल। और उसके ये नीचे हो गया क्या? कनेक्टिव टिश्यू। इसी कनेक्टिव टिश्यूज के साथ क्या होती है? ये जुड़ी हुई होती हैं। ये सेल्स जो होती हैं जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज जो इसके एक चीज ध्यान रखिएगा, एपिथेलियल टिश्यू में क्या होता है? बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू में जो इंटरकनेक्टेड होता है वो नॉन सेलुलर होता है, यानी सॉरी नॉन लिविंग मैट्रिक्स होता है। तो उसमें क्या होता है? ब्लड वेसल्स नहीं होती है। अब ब्लड वेसल्स एपिथेलियल टिश्यू में है ही नहीं, तो अपना न्यूट्रिएंट्स प्राप्त कहाँ से करेगा? एक तो क्वेश्चन ये बनता है। तो वो अपना न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो नीचे वाले कनेक्टिव टिश्यू लेयर से कंप्लीट करता है, उससे लेता है, या उसमें लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होती है, लिम्फ के थ्रू अपना वो न्यूट्रिशन क्या करता है? कंप्लीट करता है। याद रखिएगा कि एपिथेलियल टिश्यूज में न्यूट्रिशन के लिए कैपिलरीज वगैरह नहीं होती है, कैपिलरीज या आर्टरी नहीं होती है। उसमें क्या होता है? वो कनेक्टिव टिश्यू से लेता है, या तो कनेक्टिव टिश्यू से लेगा या तो लिम्फ टिश्यू से लेगा।
नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल हो गया एपिथेलियल टिश्यू। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कॉल्यूमिनर एपिथेलियल की तरफ। कॉल्यूमिनर एपिथेलियल क्या होती है? दे आर द कंपोज्ड ऑफ द सिंगल लेयर ऑफ द सेल एंड हाइट इज द मोर देन इट्स ब्रीथ। कॉल्यूमिनर सेल होती है, कॉल्यूमिनर सेल यानी कि पिलर लाइक सेल या कॉलम लाइक सेल होती है। जैसे पिलर होती है लंबी, वैसे पिलर लाइक सेल्स होती हैं, जिसकी हाइट क्या होती है, उसकी ब्रीथ से बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है। अरे आप लोग पोल्स देखे होंगे, पोल्स की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है चौड़ाई के कंपेरिजन में, चौड़ाई कम होती है, लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। सेम ऐसे ही सेल पाई जाती है जिसका एक सिंगल लेयर होता है, वो भी बेसमेंट मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होगी, और उसका क्या होगा, सिंगल लेयर का बना होगा, और पिलर लाइक ये क्या होंगी, सेल्स होंगी। ठीक है। इट इज फाउंड इन द लंग्स एंड डक्ट ऑफ द ग्लैंड्स। ये लंग्स और डक्ट्स ऑफ ग्लैंड में प्रेजेंट होती है। दे हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रिएशन ऑफ द वेरियस सब्सटेंसेस। इनका भी काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रिएशन ऑफ द वेरियस सब्सटेंसेस, यानी इसका काम एब्जॉर्प्शन का होता है और वेरियस सब्सटेंस को सिक्रीट करने का काम होता है। ग्लैंड्स में भी बहुत जगह पे कॉल्यूमिनर सेल्स ही पाई जाती है। नेक्स्ट अगर इसके डायग्राम की अगर बात करें हम, इसके डायग्राम में अगर देखा जाए बेसिकली इसमें देखिए ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई आपकी, इसके बाद ये क्या होता है, कॉल्यूमिनर सेल्स होंगे। ये सारी क्या होंगी, कॉल्यूमिनर सेल। देखिए पिलर लाइक सेल होती है। इसमें एक चीज याद रखिएगा, जो इसका न्यूक्लियस होता है वो कहाँ होता है, बेस में होता है, यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास होता है। और जो सिंपल स्क्वेमस में न्यूक्लियस था वो किस में था, सेंटर में रहता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, ये नीचे कनेक्टिव टिश्यूज हो गया। ठीक, यहाँ से वो क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स वगैरह ले लेगी अपना। तो ये हो गया सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथेलियल। नेक्स्ट आता है क्यूबॉइडल एपिथेलियल। तो कॉल्यूमिनर एपिथेलियल का आपने एग्जांपल देखा था, फाउंड इन लंग्स में भी पाया जाता है ये, और डक्ट ऑफ द ग्लैंड्स। ग्लैंड्स की जो डक्ट होती है, जो भी हमारा ग्लैंड होता है, अगर उसकी ग्लैंड्स है तो उसमें क्या पाया जाएगा, उसकी डक्ट है तो उसमें कॉल्यूमिनर एपिथेलियम पाया जाएगा। नेक्स्ट क्यूबॉइडल एपिथेलियम की अगर बात करें, दिस सेल प्रोटेक्ट द ऑर्गन एंड हेल्प इन द सिक्रिएशन, यानी कि ये प्रोटेक्ट करती है ऑर्गन को और सिक्रिएशन में क्या करती है, हेल्प करती है। इट इज फॉर्म्ड ऑफ द वन लेयर ऑफ द क्यूबिकल सेल विच हैज द सेम डायमेंशन ऑफ ईच साइड, यानी कि इसमें भी अगर ये सेल देखी जाती है क्या, क्यूब लाइक सेल्स होती हैं। इसकी भी एक सिंगल लेयर होती है और ये क्यूब लाइक सेल्स होती हैं, और उनकी जो डायमेंशन होती है ना, एक तो हर एक साइड से डायमेंशन क्या होती है, वो सेम होती है। इसे क्या बोलते हैं हम, क्यूबॉइडल एपिथेलियल बोलते हैं। इसका एग्जांपल ध्यान रखिएगा, दे आर द प्रेजेंट इन द ब्रोंक्यूल्स, लाइवरी ग्लैंड, थायराइड, ईटीसी, यानी कि जितनी भी ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड में कौन सा टिश्यूज पाया जाता है, तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाता है। ज्यादातर जगहों पे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल पाया जाता है, और इसका एग्जांपल हमने आपको बता दिया, ब्रोंक्यूल्स, लाइवरी ग्लैंड और थायराइड, ईटीसी में, यानी कि इससे ज्यादा भी जगहों पे और जगह पाया जाता है। इतना एग्जांपल हमने दे रखा। अगर इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये हो गया बेसिकली बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसके ऊपर क्या हो गई, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल, यानी क्यूब लाइक सेल्स हो गई, और इसमें क्या हो गया, कनेक्टिव टिश्यूज हो गया। इसके जो इसका भी न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, मिडिल में प्रेजेंट होता है। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें हम, इसके बाद एक पॉइंट और आता है, एक पॉइंट छूट रहा है हमारा एपिथेलियल का, कि एपिथेलियल की ओरिजिन कहाँ से होती है। हमने बात किया था कि कोई भी टिश्यू होता है उसकी सिमिलर ओरिजिन, सिमिलर फंक्शन और सिमिलर उसका शेप होता है, लेकिन ओरिजिन कैसे होता है, तो जब हमारा एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उसी समय हमारी 3 लेयर होती है एम्ब्रियो डेवलपमेंट में, इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। ये जो तीनों लेयर है ना, उसी से हमारे एपिथेलियम का क्या होता है, निर्माण होता है, या उसी से हमारा फॉर्मेशन होता है किसका, एपिथेलियल टिश्यूज का। यानी कि वो तीनों जो जर्म लेयर होती है उससे हमारा क्या होता है, ओरिजिन होता है एपिथेलियल टिश्यू का। उसका नाम क्या है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सिलिएटेड एपिथेलियल। These cells consist of the 12 to 15 hair structure called cilia, यानी कि जो ये सेल्स होगी इसके ऊपर क्या होगी, सीलिया प्रेजेंट होगी, यानी कि 12 to 15 हेयर स्ट्रक्चर प्रेजेंट। दीज आर द यूजुअली प्रेजेंट इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, फॉलोपियन ट्यूब्स, और इसका एग्जांपल क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड फॉलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होगा। जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसमें क्या होता है, सीलिया का प्रेजेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, फॉलोपियन ट्यूब में भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्यों होना जरूरी है, क्योंकि जो हमारा म्यूकस बन रहा होता है, अंदर म्यूकस बना, तो उसको क्या करना है, बाहर करना होता है, या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पार्टिकल अगर अंदर चल जाता है उसको भी बाहर करने का काम करना होता है। तो वो बेसिकली कौन करता है, तो वो काम करती है सीलिया। उसके अलावा फॉलोपियन ट्यूब, फॉलोपियन ट्यूब में आप सभी लोगों को पता होता है कि जब रिप्रोडक्शन के दौरान फॉलोपियन ट्यूब में जो हमारा एग होता है उसमें फॉलोपियन ट्यूब में उसका मूवमेंट भी कराना होता है, तो वहां पे कौन हेल्प करता है, तो सीलिया हेल्प करती है। तो सीलिया का बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में।
These help in the flow of mucus and prevent the entry of the bacteria particle etc. आप लोगों को पता है रिस्पिरेटरी में यानी पार्टिकल्स यानी बैक्टीरिया और पार्टिकल्स को बचाने के लिए क्या करता है, म्यूकस सीक्रेट करता है और इसके आगे के जो प्रोसेस होता है वो करता है सिलिएटेड एपिथेलियम। तो ये हो गया सिलिएटेड एपिथेलियम। इसमें बेसिकली आप देखिए, तो ये हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन, नीचे कनेक्टिव टिश्यूज हो गया, ये कॉलोनर एपिथेलियल सेल्स भी हो सकती है, ठीक है। इसके ऊपर क्या हो गया, सीलिया प्रेजेंट हो गई। यानी बेसिकली क्या होता है, कॉलमनर एपिथेलियल या क्यूबोइडल एपिथेलियल, दोनों के ऊपर अगर सीलिया रहती तो क्या हो जाती है, सिलिएटेड एपिथेलियल हो जाती है। मेनली आपको पूछा जाए तो फॉलोपियन ट्यूब और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट किसका एग्जांपल है, तो सीलिया का एग्जांपल होता है, यानी कि सिलिएटेड एपिथेलियल का एग्जांपल होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगले टॉपिक पे, तो कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम का मतलब ये होता है कि बहुत सारी लेयर अगर टिश्यूज की है उसे क्या बोलेंगे हम, कंपाउंड एपिथेलियल बोलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांजिशन एपिथेलियल। ट्रांजिशन एपिथेलियम सबसे पहला क्या, ट्रांजिशन एपिथेलियम। इट कंसिस्ट 3 to 4 लेयर ऑफ द सेल। दीज आर नोन एज ट्रांजिशन बिकॉज इट नेचर इज द माइग्रेटिंग फ्रॉम द सिंपल टू स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम सेल। यानी क्या होता है, ये इस 3 to 4 लेयर ऑफ द सेल पाई जाती है। यानी कि इसमें जो लेयर होती है, अभी आप लोगों को बताया कि जो कंपाउंड एपिथेलियल होती है वो कई लेयर्स में बटी हुई होती है। अब कई लेयर्स में है तो उसमें कितना 3 to 4 लेयर्स होती है सेल की, तो उसे ट्रांजिशनल एपिथेलियम बोलते हैं। बिकॉज द नेचर ऑफ माइग्रेटिंग सिंपल टू द स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल, क्योंकि वो क्या होता है, सिंपल से स्ट्रेटिफाइड होता रहता है, यानी कि कंपाउंड से सिंपल होता रहता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें पॉइंट में, दे आर फाउंड इन द पेल्विस ऑफ द किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा etc। यानी कि ये कहाँ पाया जाता है, तो किडनी के जो किडनी के में जो क्या होता है, एक पेल्विस रीजन होता है, एक पेल्विस रीजन होता है, उसमें पाया जाता है कौन, ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम। इसके अलावा यूरेटर्स में पाया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में पाया जाता है और यूरेथ्रा में पाया जाता है। दे आर हेल्पफुल इन द प्रोटेक्शन ऑफ द ऑर्गन, और ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का काम भी कौन करता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम ही करता है। नेक्स्ट अगर बात करें, दीज आल्सो प्रिवेंट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द एक्सक्रीटरी मटेरियल बैक टू द सिस्टम। यानी कि जो हमारा सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस भी होता है, जैसा कि आप पढ़ेंगे आगे जब यूरिनरी सिस्टम पढ़ा जाएगा तो उसमें रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, उसमें भी ट्रांजिशनल एपिथेलियम का बहुत ज्यादा ही हेल्प होता है। यूरिनरी ब्लैडर में ट्रांजिशनल एपिथेलियम का बहुत ज्यादा रोल होता है, क्योंकि वो वहां पे क्या होता है, स्ट्रेचिंग में हेल्प करता है। जब स्ट्रेचिंग हमारे यूरिनरी ब्लैडर में होती है तभी जो होता है नर्व को सप्लाई जाती है और इसी के अकॉर्डिंग जो हमारा मैच्योरेशन होता है वो प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये हो जाए ट्रांजिशनल एपिथेलियम। नेक्स्ट अगर बात करें स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस कॉर्निफाइड एपिथेलियम। इट कंसिस्ट ऑफ द मेनी लेयर ऑफ द स्क्वैमस एपिथेलियल सेल मॉडिफाई इनटू केराटिनाइज्ड सेल ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ केराटिन। इसमें क्या होता है, ये भी बहुत सारी लेयर की बनी होती है, मेनी लेयर्स का बना होता है इसमें भी, और मॉडिफाइड केराटिनाइज सेल एंड डिपोजिशन ऑफ द केराटिन। इसमें क्या होता है, केराटिनाइज सेल का डिपोजिशन होने लगता है, इस टिश्यू पे केराटिनाइज सेल का डिपोजिशन होने लगता है, और उसमें कौन सा सबस्टेंस होता है, तो वो होता है केराटिन। वो क्या होता है, केराटिन एक हार्ड सबस्टेंस होता है, उसी का डिपोजिशन होने लगता है, ठीक है। दे आर फाउंड इन द स्किन, नेल्स एंड पाम। कहाँ पाया जाता है ये, तो इसका रीजन बेसिकली क्या है, दे आर फाउंड इन द स्किन, नेल एंड पाम। स्किन, नेल एंड पाम में पाया जाता है। These provide the protection against the atmosphere and the mechanical pressure and injury etc। ठीक है, ये सारी चीजें हैं वहां पे ये पाया जाता है, ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है इसमें बहुत ज्यादा, क्योंकि इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं एमसीक्यू में। ऐसे तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी इसका क्वेश्चन आता है, उसमें तो टिश्यू को आपको डिफाइन करना होता है, तो आप पूरे अगर आपको टिश्यूज के बारे में ज्यादा चीजें पता है तो आप टिश्यू के बारे में डिफाइन कर सकते हैं, या आपको लिखना भी हो, उस पर थ्योरी लिखना हो तो भी आप लिख सकते हैं बहुत ज्यादा टिश्यू के बारे में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस नॉन कॉर्निफाइड एपिथेलियम। नॉन कॉर्निफाइड बोल सकते हैं इसको, या नॉन केराटिनाइज्ड बोलते हैं, या केराटिनाइज्ड, यानी कि कॉर्निफाइड का मतलब केराटिनाइज्ड, नॉन कॉर्निफाइड यानी कि नॉन केराटिनाइज्ड, और कॉर्निफाइड का मतलब केराटिनाइज्ड, दोनों वर्ड क्या है, सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। They are the similar in structure as stratified squamous cornified epithelium except they do not contain the keratinized cell। यानी कि जो इसमें जो सेल्स पाई जाती हैं वो केराटिनाइज्ड सेल, यानी कि जो केराटिनाइज्ड सेल पिछले हमने पढ़ा, पिछला जो पॉइंट था हमने उसमें पढ़ा था, उसमें जो केराटिनाइज्ड सेल होती है उसी के सिमिलर होती है। बस इसमें क्या होता है कि केराटिन जो का सबस्टेंस क्या होता है वो डिपोजिट नहीं होता है, इस लेयर पे केराटिन का डिपोजिशन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, दे आर फाउंड इन द वेरियस म्यूकस मेम्ब्रेन, एग्जांपल माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस एंड वेजाइनल म्यूकोसा। यानी कि इसका जो कहाँ पाया जाता है, तो वो माउथ में पाया जाता है, हमारे माउथ में पाया जाएगा, फेरिंग्स में पाया जाएगा,
इसोफेगस में पाया जाएगा एंड वेजाइनल म्यूकोसा में भी यही पाया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें, दिस सेल आल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड हेल्पफुल इन द सिक्रिएशन ऑफ म्यूकस, और ये जो इनकी जो सेल्स होती है वो भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती तो कराती है, इसके अलावा म्यूकस का भी सिक्रिएशन करती है। म्यूकस का सिक्रिएशन बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, ठीक है। तो ये म्यूकस का सिक्रिएशन भी कराती है कौन? स्ट्रेटिफाइड जिसको नॉन कॉर्निफाइड एपिथेलियम, ठीक। नेक्स्ट अगर आगे बात करें, स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनर एपिथेलियम, stratified columnar epithelium. It consists of the multiple layer of the cell which has more height than the brick. These are the present in the conjunctive, pharynx and mucosa. इसमें भी क्या होता है, ये भी मल्टीपल लेयर होती है सेल्स की, इसमें भी मल्टीपल लेयर पाई जाती है। विच है द मोर हाइट, इसकी भी हाइट क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है ब्रिथ, यानी कि जो हमारे पहले पढ़ा था हमने कॉल्यूमनर सेल वही सेम है, लेकिन बस इसमें स्ट्रेटिफाइड यानी कि स्ट्रेटिफाइड होता है, इसमें स्ट्रेटिफाइड यानी कि मेनी लेयर लग गया है, और वो भी कॉल्यूमनर सेल्स ही होगी इसमें भी। These are the present in the conjunctiva, pharynx and mucosa, यानी कि ये कहाँ प्रेजेंट होगी, कंजक्टिवा में, यानी कंजक्टिवा कहाँ होता है, हमारी आई में होता है। आई में क्या होता है, कंजक्टिवा होता है, वहां पे प्रेजेंट होता है कौन, स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनर एपिथेलियम। फेरिंग्स में प्रेजेंट होता है एंड म्यूकोसा में प्रेजेंट होता है हमारा स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनर एपिथेलियम। These are helpful protection and secretion of the various substances, और ये हेल्प करता है प्रोटेक्शन यानी प्रोटेक्शन और सिक्रिएशन ऑफ द वेरियस सब्सटेंसेस, वेरियस सब्सटेंस को सिक्रिएट करने के लिए और उसको हेल्पफुल बनाने के लिए कौन होता है, जिस स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनर एपिथेलियम होता है। ये था कंप्लीट हमारा इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन था, ये इंट्रोडक्शन था किसका, टिश्यूज का, टिश्यूज के पार्ट यानी एपिथेलियल टिश्यूज का, ठीक है। इसके बाद नया एक आता है, इसके बाद नया अगला टॉपिक क्या होगा हमारा, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू होगा। तो एक कनेक्टिव टिश्यू तो बाद कनेक्टिव टिश्यू होगा जिसको हम किस में सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे, और उसके बाद फाइनल लेक्चर आएगा, तो उसमें देख लिया जाएगा कौन कौन सा टॉपिक कवर अप किया जा रहा है, तो उसके हिसाब से आपको नोटिफिकेशन इसका मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और